Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video, we will discuss about the solvency ratio. We have already discussed about the liquidity ratio and profitability ratio in our previous videos. Now, today we will discuss about the solvency ratios. Solvency is used to measure economic health of the business entity. This ratio is used to measure how far the business entity is competent enough to pay long-term liabilities. These ratios are disclosed in the terms of the proportion like 1:1 और 2:6. ये एक एग्जांपल दिया हुआ है 1:1. किस तरह से इसको हम लोग जो आंसर जो आएगा उसको हम लोग किस तरह से शो करेंगे वो यहाँ पे आपको बताया गया. अब सोल्वेंसी रेशियो क्या है? सोल्वेंसी रेशियो वो होता है फ्रेंड्स कि जिससे हम लोग हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है उसकी पे यानी उसको हम पे करने की हमारी क्या कैपेसिटी है. बिजनेस के पास जो हमारी जो इक्विटीज जो है या एसेट्स है तो उसके सामने हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसको पे करने की हमारी कैपेसिटी क्या है वो हमको यहाँ पे पता चलता है. और इसके अंदर जो इसको फाइंड आउट करने के लिए सोल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो सब्जेक्ट के अंदर यानी हमारे सिलेबस के अंदर जो आता है वो 4 टाइप्स है. यहाँ पे एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, another one is the total asset to debt ratio, third one is the proprietary ratio and the last one is the interest covering ratio. तो हम लोग वन बाय वन एक एक जो हमारा रेशियो का जो टाइप्स है उसको हम लोग यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियोज के जो टाइप्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. डेप्ट यानी कि हमारे पे कर्ज कौन सा लेना है हमको यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियो निकालना है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है उसके लिए हमको करना है. तो डेप्ट जो होगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी रेशियो डेप्ट टू इक्विटी. तो इक्विटी यानी क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस हमारा जो रिजर्व है वो हो जाएगा हमारा इक्विटी. अब इन दो के बीच में हमको कंपैरिजन करना है तो इसका देख लेते क्या है ये. दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी अगेंस्ट डेप्ट. यानी हमारे पास जो शेयर होल्डर्स फंड जो है या रिजर्व जो हमारा है यानी ऑनर्स कैपिटल जो बोलते हैं वो उसका प्रपोर्शन डेप्ट के सामने कितना है. डेप्ट यानी हमने जो लंबे समय के लिए जो कर्ज लिया उसके सामने हमारा इक्विटी का कितना हमारा प्रपोर्शन है वो हमको फाइंड आउट करना है. Here, equity means shareholders fund, equity share capital and reserves and surplus are included in the shareholders fund. यानी जो इक्विटी जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल या तो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अगर प्रॉफिट है तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा. वो भी इसको हम लोग अगर अलग से दिया है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे. इसका फॉर्मूला जो है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी डेप्ट यानी कौन सा? नॉन करंट या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. डेप्ट यानी जो लंबे समय के लिए जो हमारे ऊपर जो कर्ज है यानी कि बैंक का लोन है, डिबेंचर है, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. पब्लिक डिपॉजिट अगर हमने 1 ईयर से ज़्यादा टर्म के लिए अगर किसी से लिए हमने तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है. तो ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है वो आएगी हमारी डेप्ट के अंदर. और इक्विटी, तो इक्विटी में कौन सा आएगा? शेयर होल्डर्स फंड. कौन सा आएगा? इक्विटी शेयर होगा तो वो, प्रेफरेंस शेयर होगा तो वो, और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है. जो मेन चीज़ ये है कि जो लॉन्ग टर्म जो हमारे लायबिलिटीज़ है तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एंड लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होती है वो भी आएगी. यानी इसमें जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है 4 प्रकार की होती है. एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड फोर्थ वन इज द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये 4 चीज़ होती है. लेकिन यहाँ पे हमें जो नॉन करंट है या तो फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसके अंदर हमें ये जो डेफर्ड टैक्स जो होता है वो हमें यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है. यहाँ पे हम लोग सिर्फ कौन सी चीज़ लेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी जो हमने लोन या डिबेंचर जो हमने ली है लंबे समय के लिए वो, या फिर हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को लेंगे और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को ही हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करेंगे. इसके अलावा जो दूसरी 2 चीज़ है जो लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर. तो फ्रेंड्स हम 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है. देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन FL लिमिटेड कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो. यानी हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो में फाइंड आउट करने का बोला है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डेप्ट
यानी कि नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी, या फिर उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ये इसका फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, जनरल रिजर्व हमको 6 लाख दिया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख दे दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन दिया 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हमको 2 लाख। अब फ्रेंड्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक हम देखें तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड या तो इक्विटी कितना होगा, तो जो इक्विटी शेयर प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों चीज को, क्योंकि इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये दो चीज आती है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये दो चीज और इक्विटी शेयर, ये सबको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना बन जाएगा, जो हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा इक्विटी। और दूसरी चीज थी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमें निकालना है डेब्ट टू इक्विटी, तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे 1 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या हो गया, अदर करंट लायबिलिटी है, ये नॉन करंट नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन है तो यस इसको हम लोग लेंगे, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो ये भी हम लोग देखेंगे, ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन चेंज होगी यहाँ पे, तो आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा, तो अगर लिखा है तो आपके आसानी रहेगी आंसर को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे आंसर जो है इस तरह से है। सबसे पहले लाइबिलिटीज ली, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो कौन कौन सी थी, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख रुपए, तो टोटल हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी बन गई, 4 लाख। हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को नहीं लिया क्योंकि वो हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज थी, इसलिए उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग जाते हैं, तो उसमें कौन था, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था क्वेश्चन में 10,000, जनरल रिजर्व दिया था 6 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था 4 लाख, तो इस तीन का टोटल कितना बना 20 लाख। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या तो इसको लिखेंगे हम डेब्ट भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय इक्विटी, या तो फिर शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी यहाँ पे 4 लाख, वो हमने 4 लाख यहाँ पे लिखा, और हमारी इक्विटी कितना है 20 लाख, वो 20 लाख को हमने यहाँ पे लिखा। तो 4 लाख को 20 लाख से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.20, कितना आता है 0.20। तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि ये जो रेशियो जो लिखा है, इसका आंसर जो लिखा जाएगा उसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे, प्रोपोर्शन के अंदर। किस तरह से लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है वो 0.20:1, यानी हमारे पास जो इक्विटी है उसका 20% ही हमको हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो इससे हमें हमारी सॉल्वेंसी पता चलती है कि हमारी इक्विटी जो है वो इतनी इनफ है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लोग आराम से उसका पे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट दिया हमको 25 लाख। एसेट्स और लायबिलिटी साइड का दोनों का टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए, ये तो हमें मालूम है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ये किस तरह से वर्कआउट करेगा, वो हम लोग समझते हैं अभी। टोटल एसेट दिया हमको 25 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हमको 6 लाख, यानी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर हमारा आ गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हमको 4 लाख, तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आ गया। फिर हमें दिया है करंट लायबिलिटीज, ये हमारी 5 लाख। अब करंट लायबिलिटीज हमें यहाँ पे नहीं लेनी है, कंसिडर नहीं करनी है, लेकिन अभी ये करंट लायबिलिटी यहाँ पे दी है, तो ये हमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखिए टोटल एसेट दिया है आपको 25 लाख, और हमारी जो टोटल लायबिलिटीज जो होती है, तो लायबिलिटीज में कौन सी तीन आइटम आती है। पहली होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड वन इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड द थर्ड वन इज द करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की 2 आइटम्स दी एंड करंट लायबिलिटीज का दिया, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हमको 6 लाख, क्वेश्चन के अंदर दिया है, वो 6 लाख यहाँ पे मेंशन किया, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया 4 लाख, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो ये 4 लाख यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल हमारी नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी बन गई हमारी 10 लाख बन गई। अब हमारी टोटल एसेट कितनी है 25 लाख, हमारी टोटल एसेट कितनी है 25 लाख, और हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटीज यहाँ पे जो दिया था 5 लाख, वो तीनों को अगर हम प्लस करते तो हमारी अदर जो हमारी लायबिलिटीज जो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो टोटल कितनी बन गई हमारी नॉन करंट और करंट मिलके हमारी टोटल बन गई यहाँ पे 15 लाख। तो ये 15 लाख कौन सा बना हमारा नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज बनी, यानी अभी हमें इक्विटी फंड हमारे पास नहीं है, इक्विटी फंड कितना है उनको मालूम नहीं है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। टोटल एसेट्स थी हमारे पास 25 लाख, 25 लाख में से हम लोग करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते, दोनों का जो टोटल निकला 15 लाख वो माइनस किया, तो हमारा कितना निकल गया 10 लाख।
और 10 लाख हमारा क्या बन गया, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकल गया। अब हम ये फॉर्मूला को यहाँ पे अगर हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, डेब्ट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो हमें डेब्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें यहाँ पे मिल चुकी है ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़, तो वो 10 लाख रुपीज़ को हमने ऊपर रखा है यहाँ पे। और उसके बाद हमें आते हैं इक्विटी, तो इक्विटी हमारा कितना निकला है यहाँ पे, टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज को माइनस किया तो जो निकला वो हमारा क्या निकला, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमने यहाँ पे 10 लाख को रख दिया, तो 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, 1:1, यानी हमारे पास जितनी लायबिलिटी है उतना हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास है। तो इससे हमें हमारी जो पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है हमको पता चलती है कि जितनी हमारी लायबिलिटी है उतना हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास अवेलेबल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। नॉन करंट एसेट हमको दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हमको, ये एसेट दिया हमको 28 लाख, फिर करंट एसेट दिया हमको 17 लाख। तो ये हमारा टोटल क्या बन गया, हमारा ये टोटल एसेट बन गया 28 + 17, यानी ये हमारा बन गया 45 लाख जो बना वो हमारी टोटल एसेट बन जाएगी। फिर क्वेश्चन में दिया टोटल लायबिलिटीज 15 लाख, टोटल लायबिलिटीज दी हमको 15 लाख, फिर क्रेडिटर्स दिया 90,000, बिल्स पेएबल 70,000 एंड 70,000 सॉरी बिल्स पेएबल 40,000 दिया है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें कितना दिया है 70,000। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तीनों क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारी हो गई करंट लायबिलिटीज। अब जब फ्रेंड ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज दिया है, अब हम लोग टोटल लायबिलिटीज सोचेंगे तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज बन रही हमारी 15 लाख, लेकिन एसेट का टोटल हमारा अगर इन दो को मिलेंगे तो हमारा टोटल बन जाता है कितना बन जाएगा 45 लाख। तो ये 45 लाख हो रहा है एसेट का टोटल और ये लायबिलिटी का टोटल हो रहा है 15 लाख। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तब ऐसा कभी क्वेश्चन में कुछ आता है जब टोटल की एसेट का जो टोटल है वो और क्वेश्चन में जो टोटल लायबिलिटीज जो दिया है वो अगर डिफरेंट आता है, इट मीन्स जो टोटल लायबिलिटीज दी है वो कौन सी लायबिलिटीज होगी, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मीन्स की नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज जो है वो दोनों का टोटल जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग टोटल लायबिलिटीज। यानी यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो हमें टोटल लायबिलिटीज दी है तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड भी हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन को आप लोग फिर से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आंसर आप आराम से समझ सके। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हमको टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट हमको कितना दिया यानी लायबिलिटीज दी हमको 15 लाख। वो 15 लाख में से हम लोग जो हमारी ये तीनों क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तीनों हमारी करंट लायबिलिटीज को हम लोग माइनस कर देते हैं 90,000, 40,000 एंड 70,000 के टोटल 2 लाख ये हम माइनस कर दिया। तो ये 13 लाख जो हमको मिला वो क्या बन जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बन गई है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई। अब हमें जो एक चीज चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो तो हमको मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। देख लेते हैं कैसे करेंगे। टोटल नॉन करंट एसेट कितना है 28 लाख और करंट एसेट कितना है 70 लाख। तो दोनों का अगर टोटल किया तो बन गया हमारा 45 लाख। अब ये 45 लाख में से टोटल लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे 15 लाख यानी कि नॉन करंट और करंट लायबिलिटी उसको माइनस किया 15 लाख तो हमारा बन गया कितना, इक्विटी कितना बन गया 30 लाख, शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा 30 लाख। अब ये देखिए 30 लाख हमारा इक्विटी प्लस लायबिलिटीज को प्लस करेंगे तो 45 लाख बन गया, ये 45 लाख और एसेट्स का 45 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी टेली हो जाएगी। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हमारा डेब्ट कितना है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 13 लाख, जो टोटल लायबिलिटीज थी 15 लाख, उसमें से हमने 2 लाख जो हमारी करंट लायबिलिटी वो माइनस की, तो हमारा जो टोटल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल गई थी हमको 13 लाख, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद इक्विटी हमने निकाली, इक्विटी कितनी आई 30 लाख, तो 30 लाख को हमने यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को हमने 13 लाख को 30 लाख से हमने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 0.43:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का जो दूसरी मेथड है उसमें आएगी टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। दिस रेशियोज शोज द रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेब्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। जो अगले वाली मेथड में था नॉन करंट लायबिलिटीज में जो नियम है
कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है वही लिया जाएगा, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में नहीं ली जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी डेप्ट के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ पे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं ली जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो निकलना है हमें रेशियो क्या निकलना है, किसके बीच में निकलना है, एसेट्स एंड डेप्ट के बीच में। तो यहाँ जो एसेट्स जो दिए ना, हमारा सारी एसेट्स हमको इसमें इंक्लूड करनी है, लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। वो कौन सी एसेट नहीं लेंगे, हम लोग जो नॉन करंट एसेट्स जो है, अदर नॉन करंट एसेट्स जो है, यानी हमारा जो माइनस जो होता है, हमारा राइट ऑफ जो करते हैं हम लोग, वो वाली जो अदर नॉन करंट एसेट्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कीजिए, क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है टोटल एसेट टू डेप्ट है, तो एसेट टू डेप्ट है तो एसेट्स ऊपर आएगा और डेप्ट नीचे आएगा। अगले वाले फॉर्मूले में क्या था, इक्विटी टू डेप्ट था, सॉरी डेप्ट टू इक्विटी था। तो डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऊपर आती थी एंड इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड नीचे आता था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, एसेट्स टू डेप्ट है, तो एसेट्स यहाँ पे जो है टोटल एसेट्स वो ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा, डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं आएगी। अब ये किस तरह से वर्कआउट करता है वो हम लोग क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ यू लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब यहाँ पे हमें दिया शेयर कैपिटल 30 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 5 लाख, यानी ये हो गया इक्विटी में आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज दे दी हमको 10 लाख, यानी हमको ये पता चल गया कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डायरेक्ट हमको दे दी है। और दिया है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 5 लाख। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे टोटल एसेट तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी के अंदर इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स जो फंड है उसमें आ जाएगा। तो ये 30 लाख प्लस ये 5 लाख, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा इक्विटी निकल गया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आती है, तो नॉन करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी दी है 10 लाख रुपए, और बाद में आता है करंट लायबिलिटीज, तो वो हो गई 5 लाख रुपए। तो 30 लाख, ये आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 5 लाख। तो ये सबको अगर हम जोड़ देते तो कितना हो गया हमारा, 50 लाख। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा 50 हो गया, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट के अंदर एसेट का भी वही हमारा टोटल आएगा। तो जो लायबिलिटी का जो टोटल आया 50 लाख, वही हमारा एसेट का 50 लाख हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बोला इन्होंने एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट तो हमें मिल गई, ये 50 लाख है, तो वो 50 लाख को हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। अब डेप्ट, तो डेप्ट में हमें कौन सा लेना है, नॉन करंट या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख, यहाँ पे लिखा हमने 10 लाख, उसी को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 10 लाख। तो 50 लाख डिवाइड बाई 10 लाख किया तो हमें पता चला कि 5:1 इसका आंसर आया, यानी हमें जितनी लायबिलिटी पे करनी है उससे 5 टाइम्स हमारे पास अभी एसेट्स पड़ी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे करने के लिए हमारे पास जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स, वो हमारी 5 टाइम्स ज़्यादा है उससे, इससे हमको ये पता चलता है। ओके, इसको हम लोग एक और अलग एग्जाम्पल से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डीवी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, यहाँ भी वही पूछा गया है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन देखते जाइए क्या क्या है, उसको नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि आंसर हमारा जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा, इसलिए साथ में ही क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। नॉन करंट एसेट्स दे दी हमको ग्रोस 28 लाख रुपीज़, ग्रोस दे दिया, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट जो है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ग्रोस दे दिया मीन्स कि उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना है यहाँ पे, 3 लाख। फिर उसके बाद दिया है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कितना है हमारा, 5 लाख। फिर हमें ये करंट एसेट भी हमको दे दिया डायरेक्ट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 18 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया 5 लाख, टोटल लायबिलिटीज दी हमें 7 लाख एंड करंट लायबिलिटीज दी हमें यहाँ पे 1 लाख। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया टोटल लायबिलिटीज, यहाँ पे दिया करंट लायबिलिटीज, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे ले, तो बहुत ईजी है। ये जो टोटल लायबिलिटीज जो दी है, यानी टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज का मतलब होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो टोटल जो है वो दोनों को मिला के 7 लाख बन रहा है। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी दे दी है, तो ये 7 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर किस तरह से ये वर्क करेगा। क्वेश्चन को आप लोग ने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे स्क्रीन को मैं आगे चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे।
आंसर में है, टोटल हमें दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है 28 लाख रुपीज़, तो 28 लाख रुपीज़ हमने ग्रोस दिया तो पूरी ले लेनी है। फिर हमें दिया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट में से माइनस होता है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारी नॉन करंट एसेट कितनी बन गई, 25 लाख। और करंट एसेट भी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है हमको 5 लाख रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। तो हमारी टोटल कितनी बन गई हमारी 30 लाख। तो ये 30 लाख हमारी क्या बन गई, टोटल एसेट्स। अब लाइबिलिटीज़ पे जाते हैं, तो हमें टोटल लाइबिलिटीज़ हमें दी है कितनी है, 7 लाख। यानी कि क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिला के 7 लाख है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकालनी है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी को उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज़ जो क्वेश्चन में दिया है। तो हमारी 6 लाख हो गई, वो क्या हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, ये जो फाइंड आउट करना है हमें, एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो एसेट टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितनी आ गई हमारी 30 लाख, और डिवाइड बाय हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है 6 लाख, तो उसको डिवाइड बाय 6 किया। 30 लाख डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना बन रहा है हमारा 5:1, यानी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसको पे करने के लिए हमारे पास 5 टाइम्स हमारे पास एसेट्स पड़ी है। यानी हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट है, यानी हम लोग हमारी जो जिम्मेदारी है, जो लॉन्ग टर्म की जो हमारी जिम्मेदारी वो हम उसको आराम से यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के दो फॉर्मूलाज सॉल्वेंसी रेशियो के। फर्स्ट वन इज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड अनदर one is the total assets to debt ratio. Now in next video we will discuss another two types of solvency ratio, that is proprietary ratio and interest coverage ratio. तो फ्रेंड्स अगर आज के वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आपके रिव्यू भी हमें कमेंट में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।